लेकिन कौन सी रेज क्या है, मतलब किस रे को हम किस नाम से जानेंगे, चलो इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। अब लेकिन मैम हमने सुना है कि इनके बीच में कोई एंगल भी बनता है। हाँ जी बिल्कुल बनता है, क्योंकि पेपर में तो ये अगर आ गया ना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन बना के आ जाना, ये पूरा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में अभी मैं पूरे दोनों के दोनों लॉज पढ़ाऊंगी, शॉर्ट फॉर्म में बना रहे हैं और बहुत थ्योरी के साथ नहीं, बुक की कोई लैंग्वेज नहीं, इजी लैंग्वेज के साथ, है ना। सो ये हमसे कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मी अनामिका सिंह, वेलकम टू कोटा टाइम्स। कैसे हैं आप सभी? सो आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल शानदार जानदार, और आपने प्रीवियस क्लासेस देख ली होंगी और आज आप पहुंच चुके होंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की तरफ। सो क्या बोलते हैं, स्टार्ट करें आज का सेशन। सो जैसा कि आप सभी जानते हैं लाइट क्या होती है हमने जान लिया, हमने ये भी देख लिया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या डिफरेंस होता है। इसी के साथ मैंने मिरर वाला छोटा सा पार्ट आपको पढ़ाया था, मिरर कितने तरह के होते हैं, और हमने कुछ कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग भी डिस्कस कर ली थी। आज के सेशन में मेनली स्टार्ट करने जा रहे हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और कुछ कॉन्सेप्ट्स भी इससे रिलेटेड देखेंगे ताकि वो हमारी इमेज फॉर्मेशन में करे हेल्प। तो चलो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, तो देखो बहुत ही कम वर्ड्स वाली मैंने डेफिनेशन लिखी है, पेपर में भी तुम्हें ना भर भर के लिख के नहीं आना है कि पता चला तुम 5 लाइन 6 लाइन का बिल्कुल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन ही समझाते रह गए, नहीं। तो पहले तो मैं तुम्हें को समझाती हूँ जो मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था, बट वहां पर हमने रेज प्रॉपर डिस्कस नहीं की थी क्योंकि वो जगह थी नहीं डिस्कस करने की। ये हमें अभी यहाँ पर डिस्कस करना है। ओके, सो मैंने क्या बना दिया है, एक सरफेस बना दिया स्मूथ। एक स्मूथ सरफेस को मैंने क्या कर दिया है भैया, पॉलिश कर दिया है इसके नीचे वाले सेक्शन से। सो ये वाला पार्ट मैंने इसका किया है पॉलिश। अच्छा, लाइन तिरछी तो नहीं है ना? नहीं है। देन उसके बाद याद करो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि इनके बीच में सबसे सेंटर वाले सेक्शन में क्या होती है, एक इमेजिनरी लाइन होती है, और उस एक इमेजिनरी लाइन को ही हम क्या कहते हैं, सो यही कहलाती है नॉर्मल। इसी को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल। सो लाइट रेज आती कहाँ से कहाँ पर है, लाइट रेज कुछ इस तरह से आती है, इस प्लेन सरफेस से टकराती है, और प्लेन सरफेस से टकराने के बाद, है ना, उसी मीडियम में क्या हो जाती है, रिटर्न हो जाती है। इसी फिनोमिना को हमने क्या नाम दिया था, सो यही तो है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन कौन सी रेज क्या है, मतलब किस रे को हम किस नाम से जानेंगे, चलो इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी ये जो फर्स्ट रे है, कितनी भी आ सकती है, जितनी भी आएंगी रिफ्लेक्ट होंगी ना, जितनी भी सारी की सारी रिफ्लेक्ट होने के बाद ये दूसरे साइड ही जाएंगी। सो इस वाली रे को मैं नाम दे रही हूँ इंसिडेंट रे। क्या नाम है, इंसिडेंट रे। और वही अगर मैं बात करूँ जो दूसरी वाली रे है जो बाउंस बैक हुई है, इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी रिफ्लेक्टेड रे। चलो रिफ्लेक्टेड रे हो गई, दोनों पॉइंट समझ में आ गए, है ना। अब लेकिन मैम हमने सुना है कि इनके बीच में कोई एंगल भी बनता है। हाँ जी बिल्कुल बनता है, लेकिन मैम वो एंगल कौन सा होता है, सो सुनो। अगर मैं बात करूं ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे बनाती है उसे हम क्या कहते हैं, सो यह होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या हो जाएगा, सो इसे कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। भाई मैं नाम दे देती हूँ क्योंकि पेपर में तो ये अगर आ गया ना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन बना के आ जाना, ये पूरा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में अभी मैं पूरे दोनों के दोनों लॉज पढ़ाऊंगी, तो ये बना के आ जाओगे तो और अच्छा है, ठीक है। अगर लॉन्ग आंसर में पूछेंगे तो शॉर्ट में पूछेंगे, वेरी शॉर्ट में पूछेंगे तो बस वो आपको सीधे लॉज लिख के आना है, लेकिन लॉन्ग में पूछेंगे तो आपको पूरा ही बताना होगा। खैर इसे हम क्या नाम दे रहे हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसे हम क्या नाम देंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहानी डन हो गई। सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा होता है और रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होता है, दोनों में डिफरेंस क्लियर।
अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज व्हेन दे स्ट्राइक ऑन अ स्मूथ सरफेस। जब भी ये किसी स्मूथ सरफेस से टकराएगी, बाउंस बैक कर जाएगी सेम मीडियम में, लेकिन नॉर्मल के दूसरे साइड, उसी फिनोमिना को हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानेंगे। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की हमने प्यारी सी डेफिनेशन देख ली, हमने इसकी छोटी सी कहानी देख ली। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। सो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हेडिंग है हमारी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। उम्मीद तो मैं यही कर रही हूं कि आप लोग मेरे साथ नोट्स बना रहे होंगे और प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाकर ही जो है वो लिख रहे होंगे, है ना। विदाउट नोट्स बनाए हमें नहीं चलना है भाई, है ना। नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वो नोट्स हैं जो कहीं ना कहीं हम शॉर्ट फॉर्म में बना रहे हैं और बहुत थ्योरी के साथ नहीं, बुक की कोई लैंग्वेज नहीं, इजी लैंग्वेज के साथ, है ना। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सबसे पहले तो मैं दोनों लॉज एक्सप्लेन कर लूँ। दोनों लॉ कौन कौन से हैं, थोड़ा सा पीछे चलो। यहाँ पर सबसे पहला लॉ हमसे ये कहता है इंसिडेंट रे, है ना, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ये तीनों ही चीज़ें सभी किस में होते हैं? एक ही प्लेन में होते हैं। सो ये हमसे कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेकेंड रूल इसका कहता है, फर्स्ट पहला बोल दो सेकेंड फर्क नहीं पड़ता, पर दो होना, ये दो ही चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मैम इसका मतलब क्या हुआ? अरे भाई जो एंगल ये बनाएगा वही ये भी बना रहा है ना, कुछ अलग नहीं बना रहा। देखो अब एक छोटू सी कहानी ये समझनी है कि एक्चुअली में यहाँ पर ना 90 डिग्री का एंगल बनता है। इस पूरे को अगर मैं मिला लूँ तो 90 डिग्री यहाँ पर और 90 डिग्री दूसरे साइड, ठीक है। अब 90 डिग्री में भी अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये जो इंसिडेंट रे आई ये नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है, ये बना रही है 30 डिग्री का, तो सुनो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? 30 डिग्री। अगर ये 40 डिग्री बना रही है तो ये भी कितना होगा? 40 डिग्री। अगर ये 50 डिग्री बना रही है तो ये भी कितना होगा? 50 डिग्री ही होगा। समझ गए? इतनी कहानी क्लियर। और अगर मैं तुमसे बोलूं कि सरफेस के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस, सरफेस के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस तो यहाँ पर है, हमें बोलना चाहिए सरफेस के साथ ये रिफ्लेक्टिव रे के बीच में जो एंगल बना है, मान लो ये 40 डिग्री है, तो मुझे बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? तो अगर ये 40 है, इसका मतलब कि हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है? 30 है ना, 30 है और 50 है, क्योंकि 40 और 50 ही क्या होता है? 90 है। तो दोनों कितने हो जाएंगे? 90। तो अगर ये 40 है तो ये 50 होगा। और मैंने तुमसे एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है, तो अगर ये 50 है तो दूसरा वाला भी क्या होगा? 50 ही तो होगा ना। तो हमने जाना कि अगर ये पता हो, ये पता हो, ये पता हो, ये पता हो, इन चारों में से कोई एक चीज़ भी अगर पता होगी तो हम छाप देंगे वहाँ, यानी कि हम बता देंगे कि दूसरा वाला क्या है, तीसरा वाला क्या है, चौथा वाला क्या है। सो ये जो रिफ्लेक्टेड रे थी इसने सरफेस के साथ बनाया 40 डिग्री का एंगल। हमें पता है पूरा कितना होता है? 90। सो 90 डिग्री में से हम माइनस कर देंगे 40 डिग्री, कितना आ जाएगा? सो ये हो जाएगा 50 डिग्री। ये 50 डिग्री है तो मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 50 है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 50 होगा। और ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल जो हमारा सरफेस है, इनके बीच में एंगल भी कितना बनेगा? सेम। 40 यहाँ था तो 40 यहाँ पर बनेगा। इस तरह से हमें सॉल्व करना होता है। सो मैंने आपको लॉस क्या बताए हैं? फर्स्ट लॉ मैंने आपको बताया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ मैंने बताया इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन दी सेम प्लेन। चलो भाई इसके अच्छे वाले नोट्स बनाते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और हम लिखते हैं। सो मेरे साथ साथ लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल ऑफ incidence is always equal to angle of reflection. Angle of incidence is always equal to angle of reflection. और अगर तुम ऐसा कुछ लिख के आ जाओ तब तो और 4 चांद ही लग जाएंगे, है ना। तब तो और 4 चांद ही लग जाएंगे।
नेक्स्ट आ जाओ उसके बाद अगली कहानी। क्या बताई मैंने तुम्हें? इंसिडेंट रे कॉमा लगाना, और उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in the same plane, that's it। ये था हमारा रूल, और ये रूल हमारा कहाँ का था? ये था हमारा लॉ, और ये लॉ था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का। ठीक है, इसी को हम कहेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का। दोनों पॉइंट मैंने आपको अच्छे से क्या कर दिए हैं, क्लियर। ये वाला सेक्शन भी समझा दिया। थोड़ा सा चेंज करें क्या इसको? अगर मैं कंडीशन में थोड़ा सा चेंज करूं और आपसे ऐसा बोलूं कि जो हमारी इंसिडेंट रे थी अब वो परपेंडिकुलर पर आ रही है और ऐसे सीधे आ रही है, तो फिर क्या होगा? अगर इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, सीधे सरफेस से टकरा रही है, तो उसका रिफ्लेक्शन किस साइड होगा? लेफ्ट या फिर राइट? ये लेफ्ट साइड जाएगी या फिर राइट साइड जाएगी? तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा क्या ध्यान रखोगे? छोटा सा नोट डाल के मैं ये बता रही हूँ, छोटा सा नोट डाल के मैंने ये बताया है कि मान लो कि अगर लाइट रेज, देखो मैं वो वाला डायग्राम खराब नहीं कर सकती हूँ, वैसे खराब तो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हम इसे यहाँ समझते हैं, ऐसे 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 पॉलिश, ये हमारा नॉर्मल। तो हमेशा ध्यान रखना कि लाइट रेज अगर नॉर्मल से आ रही है और पहली वाली रे हमारी इंसिडेंट रे ही होने वाली है ना, ये हमारे इंसिडेंट रे ही है। तो जब ये आती है और किसी सरफेस से टकराती है सीधे परपेंडिकुलर पर, तो उसी डायरेक्शन में रिटर्न बैक हो जाती है, ये ध्यान रखना है। क्या कहा मैंने कि ये उसी डायरेक्शन में, किस कलर से बनाऊं ताकि आपको समझ में आ जाए? सो उसी डायरेक्शन में हो जाती है क्या? रिटर्न बैक। ठीक है, दो अलग कलर से बनाया है, इस कहानी को समझना। और अगर मैं तुमसे बोलूं चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो कि इनके बीच का एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना बनेगा? दोनों ही बताओ। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना बनेगा? तो भाई जहां से वो आई उसी डायरेक्शन में रिटर्न हो गई, सेम। और ऐसा होने पर इनके बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री ही बनेगा, क्योंकि बीच में कोई गैप है ही नहीं। इनके बीच में से चुन्नू सा छोटा सा भी गैप नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो सारे स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पर थम्स अप करके बता दें, है ना, कि यहाँ तक की कहानी क्लियर है। तो एक और कहानी मैं तुमको बताती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें क्या पढ़ाऊंगी वहां पर हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। पर उसके पहले कुछ रूल्स भी हैं जो हमें डिस्कस करने होंगे। रूल्स के पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करने होंगे। सो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी इम्पॉर्टेंट पॉइंट। मैम ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो देखो, जब तुम इमेज फॉर्मेशन करोगे, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने जाओगे ना, तो तुम्हें एक चीज मिलेगी, एक मिलेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तुम परेशान हो जाओगे क्या है ये। तुमको मिलेगा पोल, तुमको मिलेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, तुमको मिलेगी फोकल लेंथ, कॉनकेव में भी और कॉन्वेक्स में भी, दोनों में ही मिलेगी। तो क्यों ना मैं एक साथ दोनों ही बता दूं और सबकी डेफिनेशन भी बता दूं, छोटी छोटी सी डेफिनेशन। तो मैंने यहाँ बनाया है कॉनकेव मिरर, क्योंकि दोनों में ही डिस्कशन इसका हो रहा है। सो मैंने यहाँ पर बनाया है इस तरह से कॉनकेव मिरर। ठीक है, और इसके बाहर वाले सेक्शन को ऐसा कर दिया है पॉलिश। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि ये एक स्फीयर का ही हिस्सा है ना। अगर मैं इसे ऐसा गोला 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 गोला, तो आपको तो पता है कि स्फेरिकल मिरर का पार्ट है ना। चलो तो फिर ठीक है, अच्छी बात है। याद रखना कि ये एक स्फीयर का हिस्सा है, हाफ सेक्शन। अब क्या होगा कि जब भी तुम ये पढ़ोगे इमेज फॉर्मेशन के लिए, तुमको एक पॉइंट पढ़ना होगा विच इज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि सीधे यहां से होकर जाती है इस प्रकार से, लेकिन ये कुछ पॉइंट से होकर गुजरेगी। वो पॉइंट्स क्या है तो उस पर भी डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो पूरा का पूरा स्फीयर है ना कॉनकेव वाले सेक्शन में, इसके सेंटर, इसका जो सेंटर है इसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्फीयर का सेंटर ही क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर।
जिसे हम पूरा नहीं लिखने वाले कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैम और क्या क्या होता है, तो ये जो आपको मिरर ही दिखाई दे रहा है ना, मिरर मिरर मिरर, कॉनकेव मिरर का सेंटर, इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल पी से, क्योंकि यह क्या है, यह है पोल। दो चीजें बता दी, स्फीयर का सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर, और हमारा सर्कल का, स्फीयर का सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर, और हमारे मिरर का सेंटर पोल कहलाता है। इस इमेजिनरी लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। इन दोनों के बीच में आपको क्या मिलेगा भाई, सो वह मिलेगा फोकस। और फोकस ऐसे नहीं बनता है, लाइट रेस ऐसे आती है जिस पॉइंट से जाएंगी, लाइट रेस ऐसे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट से होकर गुजरती है या फिर जिस पॉइंट से होकर जाती है, बस वही पॉइंट क्या कहलाता है, उसी को हम किस नाम से जानते हैं, फोकस के नाम से जानते हैं। ठीक है, फोकस बोल दो, प्रिंसिपल फोकस बोल दो, कोई टेंशन नहीं है। मैम और कुछ भी है, हाँ जी है। और क्या होता है, फोकस और पोल की जो बीच की डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, इसे हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। यही क्या कहलाती है, फोकल लेंथ कहलाती है। इसी को हम फोकल लेंथ के नाम से जानते हैं। और कुछ भी है तो सी और पी के बीच के डिस्टेंस को अगर हम बात करें, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, इसको हम कैपिटल आर के नाम से जानते हैं। मैम ये कैपिटल आर क्या होता है, इसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जो कि डिस्टेंस होती है सी और पी के बीच में। अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, इतना डन हो गया सबको, नाम याद हो गए, नाम क्या क्या है। तो एक है सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखो सबके बारे में ऑलरेडी मैंने मेरी ही लैंग्वेज, मेरी ही भाषा में यहाँ पर सब लिखा है, तो उसकी तुम टेंशन ना लो। और केवल यहाँ पे देखो कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। एक बार मैं यहाँ पे केवल और केवल नाम लिख रही हूँ ताकि तुम्हें ध्यान रहे। जैसे सबसे पहले मैंने क्या बताया कि ये जो कैपिटल सी है, इसे हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट आ जाओ, सेकंड नंबर पे हमारा कैपिटल पी क्या हो जाएगा, सो इसे हम कहेंगे पोल। थर्ड नंबर पे कैपिटल एफ को क्या कहेंगे, सो ये होगा प्रिंसिपल फोकस। ये सुनो, समटाइम्स ना तुम्हें ये फोकस के नाम से भी मिलेगा, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। नेक्स्ट आ जाओ स्मॉल एफ, स्मॉल एफ जिसे हम कहेंगे फोकल लेंथ, यह हमारी हो जाती है फोकल लेंथ। ओके चले नेक्स्ट आते हैं, चौथे के बाद पांचवा, जगह नहीं है मेरे पास, सो पांचवें नंबर पे चलो यहीं पे लिख रही हूँ क्योंकि उधर पे उसके पॉइंट्स लिखने हैं। फिफ्थ नंबर पे मैं लिख रही हूँ कैपिटल आर, जो कि क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो आई होप कि आपको सारे नाम अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, है ना। जितने भी नाम मैंने यहाँ पर अभी बताए हैं वो समझ में अच्छे से आ गए होंगे, ठीक है। और आप भी जाने जाइए अब सेम ये चीज, अच्छा ये मैंने किसके लिए बताई थी, कॉनकेव के लिए बताई थी ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट को थोड़ा ऊपर शिफ्ट करती हूँ मैं, जो कि तुम्हें इजीली दिखाई दे रहा होगा, और उसमें भी मैं एक साइड मेंशन कर रही हूँ कॉनकेव मिरर। ओके, और कॉनकेव मिरर में इस वाले सेक्शन में मैं क्या लिख रही हूँ, सो ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, इसे कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ऑल डन। अब इसे मैं चेंज कर रही हूँ किसके लिए, हमारे कॉन्वेक्स मिरर के लिए, और इसके अंदर वाले सेक्शन को कर देते हैं पॉलिश, ऐसा। इसका ये वाला पार्ट क्या कर दिया मैंने, पॉलिश कर दिया। और एक इमेजिनरी लाइन में यहाँ से ड्रॉ कर दूं, ये रही वो इमेजिनरी लाइन जिसे हम क्या कहते हैं, सो ये इमेजिनरी लाइन पता है किस किस को क्रॉस करके जाती है, सी को, एफ को और पी को। सेम ये भी कई सारी चीजों को क्रॉस करके जा रही है। जैसे किस किस को क्रॉस किया है इसने, तो इसने कैपिटल पी यानी कि पोल, ये फोकस, और किसे क्रॉस किया है,
P हो गया, F हो गया और इसने क्रॉस किया है C को। इसकी फोकल लेंथ देख लो भाई, क्योंकि साइन कन्वेंशन में साइन में डिफरेंस आ जाएगा। तो अगर हम इनकी फोकल लेंथ के बारे में बात करें, P से F के बीच के डिस्टेंस ही तो क्या कहलाती है, फोकल लेंथ कहलाती है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर C और P के बीच में होता है, सो ये रहा कैपिटल R, इसे हम कहेंगे कैपिटल R। सो आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। जो चीज़ें ये कॉनकेव मिरर के लिए है, सेम वही चीज़ें किसके लिए है, कॉन्वेक्स मिरर, लेकिन थोड़ा सा तो अंतर है। यहाँ सब कुछ अंदर के साइड इधर पर बन रहा था जो सेक्शन पॉलिश नहीं है, और यहाँ पे जितना भी कुछ मैंने बनाया है वो उस साइड बनाया है जो सेक्शन पॉलिश है। और ये हमारा नाम क्या हो जाएगा इस मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर। चले सारे स्टूडेंट्स मुझे थम्स अप करें, ऑल डन, ऑल क्लियर। ऐसे नींद वींद तो नहीं आ रही ना तुमको, नींद वींद तो नहीं आ रही ना। चलो अब हमें क्या करना है तो सुनो, जितना भी मैंने अभी तुमको ये पूरा एक्सप्लेन किया है, इन सब की डेफिनेशन देखें। क्या डेफिनेशन देखते हैं, क्योंकि पेपर में लिखना भी तो पड़ेगा। तो इसको लिखोगे कैसे, ऐसे जैसे मैं बता रही हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट में ही मैंने इसे ऐड किया है, क्योंकि जब इमेज फॉर्मेशन होता है ना तो इन सब की हमें रिक्वायरमेंट होती है। शिफ्ट हो जा भाई, क्या हो गया, इसको हो गया शिफ्ट। सबसे पहला पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे हमेशा कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सेंटर ऑफ द स्फीयर होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। वही अगर बात करते हैं पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ मिरर। सेंटर ऑफ कॉनकेव मिरर इज नोन एज पोल। इसके अलावा स्ट्रेट लाइन थ्रू कहाँ से होकर गुजर रही है ये, तो ये होकर गुजर रही है, हाँ तो ये होकर गुजर रही है P एंड C से। और इसके अलावा फोकस की बात करेंगे, पॉइंट वेयर पैरेलल रेज मीट। भाई कहाँ पर एक्चुअली में मिलेंगी, तो हमेशा ध्यान रखना कॉनकेव में, कॉनकेव में। और कहाँ पर नहीं मिलेंगी, सो वह कहाँ पर नहीं मिलेंगी, कॉन्वेक्स। आपके लिए कुछ रूल है, कुछ लॉज, कुछ नियम है, नेक्स्ट वीडियो में वो मिलेंगे। अभी इतना समझो कि जहाँ एक्चुअली में लाइट रेज मिलेंगी तो वहां पर तो फोकस होगा ही होगा, लेकिन जहां पर अपीयर टू मीट यानी मिलती हुई हमको दिखेंगी, वो फोकस हमारा कॉन्वेक्स में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मुझे आपको क्या बताना है, इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, राइट, यही सिखाना है ना। तो चलो मैं थोड़ा सा तुम्हें ट्रिक, क्या बोलते हो, ट्रिक बताऊं क्या, हाँ चलो ट्रिक बताती हूँ। स्फेरिकल मिरर में मैं तुमको इसकी ट्रिक बताती हूँ, और कितने सेक्शन या कितने पार्ट में डिवाइड करके, 2 पार्ट में। जिन भी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती थी अब नहीं होगी, मैं इसकी गारंटी ले रही हूँ। और प्रॉमिस करो फ्री टाइम में टाइम निकालोगे रिवीजन का, और जैसे मैंने बताया है तुम भी वैसे ही कॉनकेव मिरर बनाना, सब ड्रॉ करना, कहाँ C है, कहाँ P है, कहाँ F है, कहाँ स्मॉल f है, कहाँ कैपिटल R है। ये कैपिटल स्मॉल का ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि F में तुमने ये किया तो फिर तो पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाना है। तो स्फेरिकल मिरर में इमेज फॉर्मेशन कितने तरह से होता है, कब रियल होगा, कब वर्चुअल, कब इन्वर्टेड होगा, कब इरेक्ट, कॉन्सेप्ट से समझने के पहले ट्रिक जानते हैं। सो स्फेरिकल मिरर में इमेज फॉर्मेशन ध्यान से सुनिए कितने तरह से होता है, 8। कितने तरह से होगा भाई, ये 8 तरह से होगा। एक साइड में लिख रही हूँ कॉनकेव और एक साइड में लिख रही हूँ कॉन्वेक्स। क्या लिख दिया, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, पूरा पूरा लिखते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो देखो 8 तरीके से कंफर्म है, नवा कोई तरीका नहीं है, लेकिन इन 8 तरीके से भी अगर इमेज फॉर्मेशन होता है तो मैम कॉनकेव में कितने तरह से होगा और कॉन्वेक्स में कितने तरह से होगा। हमेशा ध्यान रखना कि कॉनकेव में 6 तरीके से इमेजेस बनती हैं और कॉन्वेक्स में 2 तरह से इमेज फॉर्मेशन होता है। इसमें कितना, 6 तरह से, इसमें कितना हो गया, 2 तरीके से। अब इनमें भी अगर हम ध्यान दें तो 6 तरीके में से भी कॉनकेव मिरर में 2 तरीके की इमेजेस तुमको मिलेंगी और इसमें तो एक ही तरीके की मिलेगी, आसान ही है।
हमेशा ध्यान रखना कि इसमें जो इमेजेस मिलेंगी भैया वो रियल भी बनती है और कैसी बनती है, वर्चुअल भी बनती है। यानी कि कॉनकेव मिरर तो दोनों ही तरीके की इमेज बना रहा है, रियल भी और वर्चुअल भी। बट इसमें 6 तरीके से इमेज फॉर्मेशन होना है, तो 6 में से रियल और वर्चुअल कौन कौन सी बनेंगी? तो ध्यान रखना कि रियल इमेज ना 5 तरह से बनती है, स्टार्टिंग के 5 कंडीशन अभी बताऊंगी। और वर्चुअल इमेज कितने तरह से बनती है? एक तरह से। कितने तरह से? एक तरह से ये बनेगी। और एक बात और, एरो क्यों नहीं आया, कि अगर इमेज हमेशा कैसी है, अगर इमेज हमेशा, ध्यान रखना कि अगर वो रियल है ना, तो रियल हमेशा कैसी होती है? तो अगर वो रियल है तो रियल हमेशा इन्वर्टेड होगी, ठीक है? कैसी होगी? इन्वर्टेड। और वर्चुअल है, सो वर्चुअल हमेशा कैसी होती है? इरेक्ट, यानी कि सीधी होती है। ये तरीका होता है। इमेज में कैसे होगा वो मेरे पे छोड़ दो, मैं तुम्हें एक तरीके से ट्रिक के फॉर्म में बता रही हूँ कि टोटल इमेज फॉर्मेशन 8 तरीके से, स्फेरिकल मिरर में, कॉनकेव में, कॉन्वेक्स में, दोनों में मिला के। कॉनकेव में कितने तरह से बन रही है? 6 तरीके से। और कॉन्वेक्स में कितनी तरह से बनेंगी? 2। तो या तो रियल बनेंगी या तो वर्चुअल। सो कॉनकेव दोनों बना रहा है, रियल भी और वर्चुअल। 6 में से स्टार्टिंग की 5 कंडीशन में रियल बना रहा है और लास्ट की 1 कंडीशन में बना रहा है वर्चुअल। और वही अगर मैं तुमसे बोलूं कि इधर क्या हो रहा है कॉन्वेक्स में, तो कॉन्वेक्स में होता ये है, अरे ये क्या हो गया? आजा भाई, हे भगवान, ये तो अलग ही कहानी हो गई। अब ऐसे हो जाओ। अच्छा अब नहीं हो सकता, चलो इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर प्रॉपर लिख देती हूँ। क्या लिखना था हमको? हाँ जी, तो यहाँ पर बन रही थी कौन सी इमेज? वर्चुअल। सेम ऐसा ही कॉन्वेक्स में भी होता है, कॉन्वेक्स में भी बनती है वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल हमेशा कैसी होती है? इरेक्ट होती है। कितनी कंडीशन बनेंगी वो तो तुमको ऊपर पता ही है कि 2 कंडीशन इसमें बनती है। आई होप कि आपको ये प्यारी सी छोटी सी जो ट्रिक है वो समझ में आ गई होगी। पिक्चर अभी बाकी है। जब हम इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे ना, तो सुनो, कॉनकेव वाली कंडीशन में है ना, देखो भाई तुम लोग को ना हर क्लास अटेंड करनी होगी, तब जाके तुम्हें सारी टॉपिक समझ में आएंगे। पता चला सीधे इमेज फॉर्मेशन पे पहुंच जाओगे ना, वहां कमेंट मत करना कि समझ नहीं आ रहा, प्रीवियस क्लासेस देखना, सब समझ में आएगा। सो कॉनकेव मिरर में अभी मैंने तुम्हें बताया कि इमेज फॉर्मेशन कितनी तरह से होगा? 6 तरह से। सो मैंने इसका ये वाला सेक्शन कर दिया है भैया पॉलिश, जो कि होता ही है, ठीक है। और यहां से एक इमेजिनरी लाइन जो है उसे ड्रॉ कर लिया है और मैंने बना दिया है इनका कर्वेचर और बना दिया है फोकस और क्या बना दिया है भाई? पोल, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट अब कितनी जगह पर रखना है? 6 जगह पर। फिर से सुन लो, जब इमेज फॉर्मेशन करवाऊंगी नेक्स्ट क्लास में तो बार बार नहीं बताऊंगी, आपको यहीं पर ही समझना है। सो ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखेंगे? फर्स्ट कंडीशन में भाई हमने रख दिया है ऑब्जेक्ट कहाँ पर? इन्फिनिटी पर। यह ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर है? इन्फिनिटी, ठीक है मैम, समझ गए। सेकंड कंडीशन, अब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी मतलब मैं यहाँ कहीं पर भी रख सकती हूँ, तो मैंने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। थर्ड कंडीशन, अब हम सीधे कर्वेचर पर ही रख देते हैं, रख दिया कर्वेचर पे, मन से कुछ नहीं, ऐसा ही होगा। अब सी और एफ के बीच में रख देते हैं। चौथी कंडीशन, ठीक है। पांचवी कंडीशन कहाँ रख देते हैं? सीधे एफ पर रख देते हैं। पांचवी के बाद अब तुम मुझे बताओ कहाँ रखोगे? एफ और पी के बीच में जगह है, चलो यहाँ पर 6 कंडीशन। अब ये मत कहना कि मैम एक पोल पर रख दे, क्या सीधे पोल पर ही रख दोगे? सीधे मिरर पर ही कैसे ऑब्जेक्ट रख सकते हैं? उसके सामने ही होगा ना। तो इन 6 जगह पर हमने ऑब्जेक्ट रखा है, 6 ही जगह पर रखना है, जिनमें से इंफिनिटी, बियॉन्ड सी, सी एंड एफ के बीच में, फिर आपके एफ पर एंड बिटवीन एफ एंड पी, इतनी जगह पर आपको रखना है, तब जाके क्या होगा? इमेज फॉर्मेशन होगा। कॉनकेव में बताया है। अब देखो भाई कॉन्वेक्स में,
अब देखेंगे हम कॉन्वेक्स में थोड़ी थोड़ी सी सर्दी हो रही है मुझे, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। मौसम वैसे ही बहुत खराब है, आप सब भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसा ना हो कि एग्जाम टाइम में बीमार पड़ जाओ। तो मुझे तो बहुत गंदा वाला भी वायरल हुआ है, उसी के ही सिम्टम्स हैं ये पूरे। इधर देखो, अब मैंने इमेजिनरी लाइन यहां से ड्रॉ कर दी, ठीक है। मतलब देखना, कुछ रट पा नहीं रही हूं मैं, तुम्हें प्रैक्टिकली ही समझा रही हूँ, और तुम प्रॉमिस करके जाना कमेंट सेक्शन में कि जितना बताया उतना फॉलो करोगे ही करोगे। ये फोकस, ये पोल एंड ये कैपिटल सी। चलो भाई, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं हम? फर्स्ट हमने रख दिया इसको इंफिनिटी पर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रख दिया। अब कहाँ रख दे? इंफिनिटी एंड पोल के बीच में कहीं पर भी रख दो भाई, इनमें कहीं पर भी रख दो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कहाँ होगा? बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, ठीक है। सो ये दूसरी कंडीशन। अब तुम कहाँ रखोगे? तीसरा, अंदर से पॉलिश इसके अंदर जाएगा नहीं, इसके पहले जहां रख सकते थे 2 जगह रख दिया। अभी मैंने तुम्हें बताया था कि स्टार्टिंग की 5 जगह पर रियल इमेज बनेगी, कैसे वो छोड़ दो मुझ पे, अभी ध्यान रखो केवल। और एक लास्ट वाली कंडीशन में वर्चुअल इमेज बनेगी। रियल हमेशा इन्वर्टेड होती है और वर्चुअल हमेशा कैसी होती है? इरेक्ट होती है। और इसमें तो दोनों ही कंडीशन में लाइट रेज, थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, लाइट रेज ऐसे आएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी, डाइवर्ज होंगी तो एक्चुअली में तो मिलेंगी नहीं, तो दोनों कंडीशन वर्चुअल, और वर्चुअल है तो हमेशा कैसी होगी? इरेक्ट होगी, है ना। वर्चुअल है तो हमेशा कैसी होगी भाई? इरेक्ट होगी, ठीक है। चलो, तो इतना आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो, है ना। उम्मीद करती हूँ कि सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। थोड़ा सा पीछे चलती हूँ मैं लेकर आपको, और इस वाले पॉइंट पर कहाँ गए, यहाँ से स्टार्ट किया था। तो मैं छोटू सा रिवीजन करवा देती हूँ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, प्लीज इसे नोट डाउन कर लेना, ये पूरे रूल कॉन्सेप्ट को लिख लेना। नेक्स्ट आ जाओ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमसे क्या कहते हैं? 2 ही होते हैं, एमसीक्यूज में और फिल इन द ब्लैंक्स में आता है। अगला है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने तुमको बताए हैं कि कौन सी चीज क्या होती है। इमेज फॉर्मेशन में सबकी हेल्प लगने वाली है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट को पूरा अच्छे से मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है विथ डेफिनेशन। ये मैंने तुमको यहाँ पर ट्रिक्स बताई हैं, लिख देती हूँ मैं ट्रिक, इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक। लेकिन ये तभी यूज करना जब तुम्हें सब कुछ अच्छे से आ जाए, क्योंकि पेपर में तुम्हें अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो नहीं करना है, बल्कि तुमको वहां लिख कर आना है। कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर में इस तरह से क्या बनती है? इमेज बनती है, ठीक है। दैट्स इट। यहाँ पर होती है इसकी कहानी खत्म, यहाँ पर होती है इसकी कहानी पूरी। कैसा लगा ये वीडियो? इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, डाउट क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू क्लास।